नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है जी10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। नागरिकता संशोधन कानून सोमवार को देश में लागू कर दिया गया है। सीएए के जरिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदायों से संबंधित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता लेने में अब आसानी होगी। सीएए पर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। इस बीच हमारे साथ मौजूद है, इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है क्षेत्रीय सेना के प्रदेश संगठन मंत्री ठाकुर युवराज सिंह जी। युवराज जी, आपका तो बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में जी। और एक बार आप हमारे दर्शकों को अपना एक बार परिचय दे दीजिए सर। मैं देखिए किसानों के संगठन से जुड़ा हुआ हूँ जी। भारतीय किसान यूनियन हिंद का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ जी। एक उत्तर प्रदेश सामान ट्रस्ट है, उसका मैं प्रदेश का महामंत्री हूँ जी। यूपी का राजपूतों का हमारा संगठन है क्षेत्रीय सेना जी, उसका संगठन मंत्री हूँ और एक ब्यूरो चीफ हूँ टाइम्स ग्रुप का जी। सर, मैं आपसे युवराज जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि सीएए क्या है और इससे भारतीय वासियों पर कितना असर पड़ेगा इसका। देखिए, समान नागरिक संहिता कानून जी, हमारा संविधान की 40वीं धारा में इसके बारे में बड़ा डिटेल से बताया गया है, इसको तरीके से परिभाषित किया गया है। जो लोग इसके बारे में अलग अलग गलत तरीके से अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, ये जो शरणार्थी हैं, जो शरण में आए हुए हैं, उनको समान लाने के बराबर लाने के लिए भारत में समान भारत का नागरिक होने के नाते वो समान अधिकार देता है जी। ये घुसपैठियों को नहीं देता जी। घुसपैठी में और शरणार्थी में बड़ा फर्क है जी। घुसपैठी के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, लेकिन जो शरण में आए हुए हैं, आप पुराना इतिहास देखें, चाहे विभीषण भगवान श्री राम के शरण में आए हों, उस समय क्षत्रियों का शुरू से ही रहा है। भगवान श्री राम ने विभीषण को राजपाट दे दिया, उधर बाली के विरोध में सुग्रीव आए हों, उनको राजपाट दे दिया। तो ये जो भी हैं, ये मुस्लिम भी हैं कुछ, बाकी ईसाई हैं, पारसी हैं, हिंदू इसमें बहुसंख्यक हैं जी। तो उनको समान कर देता है, उसमें फिर वो इलेक्शन लड़े, एमएलए बने, एमपी बने, मंत्री बने, सब बराबर हो जाएंगे। जो अभी तक गलत तरीके से किया हुआ था, ये तो बहुत पहले होना चाहिए था, उसका मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन जो गलत बयानी हो रही है, इन नेताओं को ये देखना चाहिए कि राष्ट्र हमेशा रहता है। इतनी बड़ी गलतियाँ हुई हैं इतिहास में जो हम अभी तक भुगत रहे हैं। 1947 में हिंदुस्तान का बंटवारा कर दिया गया, उससे ज़्यादा बुरी स्थिति आज है। हम आज वहीं की वहीं खड़े हुए हैं, तो उन गलतियों को ना दोहराएं। आप अनर्गल बयान दे देते हैं गंदी राजनीति के लिए, तुष्टिकरण की नीति के लिए, मुस्लिम वोट बैंकों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, और उन बयानों से क्या है, राष्ट्र का बहुत बड़ा अहित होता है जी। तो मैं जनता से अपील करूँगा, ऐसे गलत लोगों के गलत बयानी में ना आएँ। आप हिंदुस्तान के प्रति समर्पित रहें, राष्ट्र सर्वोपरि है और राष्ट्र के पक्ष में जो भी चीज़ें होंगी उनको करना चाहिए, और उसे मोदी सरकार कर रही है तो उसका क्यों ना हम स्वागत करें जी। बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि उल जलूल बयान दे रहे हैं विपक्षी पार्टी, और जैसे आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी कहा कि ये जो कानून है ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं करता है, और इसमें जो बंटवारे के वक्त जो भारत से दूसरे देश चले गए थे उनका उत्पीड़न हो रहा है, जैसे बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, वो लोगों के लिए ये कानून बनाया गया है जो भारत वापस आना चाहते हैं। काफी लोग तो इसमें करोड़ों लोग ऐसे हैं जो भारत में बसे हुए हैं जी। भारत में रह रहे हैं जी। और जो आना चाहते हैं उनका भी स्वागत है जी। घुसपैठियों का स्वागत बिल्कुल भी नहीं है जी। ये बहुत बड़ा फर्क है, और इससे किसी भी तरीके से हिंदुस्तान में जैसे कहा जा रहा है कि नौकरियां चली जाएंगी, यहाँ के लोगों पर फर्क पड़ेगा, यहाँ के लोगों के जो 140 करोड़ जनता के जो अधिकार हैं उनका उत्पीड़न होगा, ये सब गलत बयानी है। इसके लिए मैं जो ये गलत बयानी कर रहे हैं उनको चैलेंज देना चाहता हूँ कि आमने सामने आएँ, आमने सामने बैठें, सार्वजनिक रूप से इस पर चर्चा कर लें, सार्वजनिक रूप से इस पर बहस कर लें किसी भी मंच के माध्यम से। लेकिन गलत तरीके से मीडिया में ये बयान दे देना आपको देश कभी माफ नहीं करेगा। इतनी गलत बयानी नहीं देना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री है, आम आदमी पार्टी के संयोजक भी है, अरविंद केजरीवाल का बयान भी बहुत ज्यादा सामने आ रहा है। उसको लेकर उनके घर के सामने प्रदर्शन भी किया जा रहा है। उनका बयान ये था कि लोगों पे, दिल्ली पे और इस पे अपराध बढ़ जाएगा जब वहाँ के लोग, बाहर के लोग जब आएंगे या भारत के लोग जब वापस आएंगे तो अपराध बढ़ जाएगा। इस पे आपका क्या राय है? दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं जी, उनका हम सम्मान करते हैं। आम आदमी पार्टी के वो संयोजक हैं और एक बहुत बड़े संवैधानिक पद पर हैं जी। उनकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है, पंजाब में भी सरकार चला रहे हैं वो।
तो उनको तो ऐसे बयान कभी नहीं देना चाहिए, और उनको ये सोचना चाहिए कि किसी भी बयानबाजी से पहले कि आप इतने गंभीर आरोप किस तरीके से किस बेस पर लगा रहे हैं और किस तरीके की हास्यास्पद अनर्गल बातें कर रहे हैं। जनता आपकी बातों का मजाक बनाएगी, और उनके घर पर जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, भारत के हर जिम्मेदार नागरिक का एक कर्तव्य हो जाता है कि अगर इस तरीके की कोई गलत बयान देता है तो धरना प्रदर्शन करके किसी भी रूप में अपना विरोध प्रकट करें। तो वही लोग कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि मुख्यमंत्री आएंगे जाएंगे, प्रधानमंत्री आएंगे जाएंगे, वैसे ही इंडिया गठबंधन का भी बयान सामने आया है। उन्होंने ये कहा है, विपक्षी गठबंधन ने ये कहा है कि केंद्र की सत्ता में आते ही वो सीएए को हटा देंगे। इस पे आपका क्या बयान है? कोई कुछ भी बोल सकता है। आपको जी बिल्कुल बोला है, कोई कुछ भी बोल सकता है, सब अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हैं, लोकतंत्र है ये। लेकिन ये जब होगा तब होगा। ये अगर सत्ता में, पहले बात तो आ ही नहीं रहे जी अभी काफी टाइम तक, लेकिन जब भी ये आएंगे सत्ता में तो 140 करोड़ की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, जनता बड़ी जागरूक है। वो इनके बयानों से जिस तरह की बातें कर रहे हैं उस बिल को मतलब वापस नहीं लेने देगी, और ना उनके सांसद इतने पहुंच पाएंगे। काल्पनिक चीजें, ये कल्पना की बातें हैं आगे की, उस पर अभी कोई जवाब देना हास्यास्पद है। जी बिल्कुल। तो मैं इससे थोड़ा सा अलग सवाल पूछना चाहूंगी आपसे कि राहुल गांधी की जो यात्रा निकल रही है उससे कितना असर पड़ेगा देश में? उससे एकजुट हो पाएंगे विपक्ष, सत्ता में आ पाएंगे राहुल गांधी के इस नए अवतार से? देखिए, राहुल गांधी तो पहले भी कई बार कोशिश कर चुके हैं जी। राहुल गांधी पर पता नहीं कौन सा ग्रहण लगा हुआ है, जहाँ जहाँ, या ऐसा ये अजीब संयोग हो सकता है कि जहाँ जहाँ भी उनकी यात्रा जाती है, जिस रास्ते से निकलती है, वहीं उनकी पार्टी का मटियामेट हो जाता है। वहीं उनके पार्टी के सांसद या तो पार्टी छोड़ देते हैं, विधायक पार्टी छोड़ देते हैं, या पार्टी हार जाती है। जी। राहुल गांधी का इसमें कोई, मैं उनके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा। राहुल गांधी कोई किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष इस तरह की कोशिश करेगा ही, वो भी वही कर रहे हैं। और विरोध होना बहुत जरूरी है किसी भी मजबूत लोकतंत्र के लिए, मजबूत विरोध होना भी बहुत जरूरी है। लेकिन कांग्रेस की हाल अब वो रहा नहीं है जो भारतीय लोकतंत्र के लिए बड़ा गलत है। मजबूत लोकतंत्र के लिए मजबूत विरोध का होना जरूरी है, विपक्षी दल का मजबूत होना जरूरी है, लेकिन उनकी अगुवाई में ऐसा दिख नहीं रहा, ना ऐसा हो रहा। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये चीज़ एक है कि जैसे राहुल गांधी कह रहे हैं और जैसे विपक्षी एक साथ आ रही है और ये कह रहे हैं कि अभी जो राम मंदिर बनी है इससे बीजेपी, इससे वोट बैंक की राजनीति कर रही है। इस पे आपका क्या? भाई, वोट बैंक की राजनीति तुम कर लेते। तुम्हारे शासन में कांग्रेस ने शिलान्यास कराया, तुम्हारे शासन में वहां पे ताला खुला, तुम्हारे शासन में विवादित ढांचा तथाकथित टूटा ढाया गया। तो अब बीजेपी की सरकार है जो 500 साल से जो काम नहीं हो पाया, अब वहाँ एक बड़ा हर सनातनी को, हर हिंदुस्तानी को गर्व करना चाहिए कि भगवान श्री राम का जो टाट के उसमें इन्होंने घुसा दिए थे, वहाँ एक भव्य मंदिर बन रहा है। तो उसमें तो गर्व करने वाली बात है। ये तो लोग वो हैं कि भगवान राम के होने को ही कहानी बताने लगे थे। भगवान राम का जो समुद्र में उन्होंने श्रीलंका तक पुल बनाया था वो भी काल्पनिक माने हुए थे, जबकि नासा ने उसको बिल्कुल सही साबित करके दिखा दिया। तो ये लोग तो अनलगत कुछ भी कह लेते हैं, इन्होंने कोई कोशिश नहीं की। अभी भी भगवान राम का, भगवान हनुमान का चालीसा वगैरह गाना ही शुरू कर दिए हैं। वो भी इनके ऊपर प्रेशर है कि अब तो ये करना ही पड़ेगा, वरना इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। ईश्वर इनको इस तरीके की बातों के लिए कभी माफ़ नहीं करेगा, हिंदुस्तान जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। हमको सबको गर्व करना चाहिए कि भगवान श्री राम हम सभी के पुरखे हैं। उसमें कोई जात बरादरी की बात मैं नहीं कर रहा। भगवान श्री राम सभी के पुरखे हैं। जो आजकल के मुस्लिम भाई हैं उनके भी पुरखे भगवान श्री राम हैं, और पुरखों को कभी चेंज नहीं कर सकते, अभी अपनी बदलियत को कभी चेंज नहीं कर सकते। उस पर हमको गर्व करना चाहिए। भव्य मंदिर बना है, उसके ऊपर हम सभी गर्व करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। वोट बैंक की राजनीति की बात हुई, जब उठी है तो सीए जो लागू हुआ है सर, इस पे आधी चीज़ें, आधे लोग जो है इसके विपक्ष में है, इसके पक्ष में है, और आधे इसके विपक्ष में है। आधी जनता की बात कर रही हूँ मैं। तो इससे बीजेपी को कितना फायदा और कितना नुकसान होगा आने वाले लोकसभा चुनाव में? देखिए, मुझे ऐसा लगता है आधे नहीं जी। जैसे 140 करोड़ की जनसंख्या है तो 1 करोड़ से ऊपर जी लोग इसके पक्ष में हैं, समझ रहे हैं। 120 करोड़ की जनता इसके पक्ष में है पूरी मजबूती के साथ जी। और जो 10-20 करोड़ लोग रह गए हैं जिनको समझ नहीं आ रहा जी, इसके विरोध में सिर्फ 5% लोग मान लीजिए, वो भी तथाकथित हिंदू हैं। तथाकथित, उसमें मुस्लिम भाई नहीं है जी। कोई, ईसाई, क्रिश्चियन, पारसी नहीं है, कोई यहूदी नहीं है, कोई जैनी नहीं है, वो सब समझ रहे हैं। इसमें हमारे ही अपने हिंदू भाई हैं जो अपनी वोटों की राजनीति के लिए, गंदी तुष्करण की नीति के लिए, मुस्लिम वोट बैंक के लिए। अब आप कश्मीर में हाल जाकर देखिए,
कश्मीर के मुस्लिम कितने खुश हैं, उनको कितना वहाँ पे काम मिल रहा है, कितनी वहाँ की उनकी सारी चीज़ें लाइन पर आ रही हैं। अभी प्रधानमंत्री जी पिछले दिनों गए, सारे चैनलों ने दिखाया, तो वहाँ की तो सारी चीज़ें फिजाएँ चेंज हो गई। इन्होंने कांग्रेसियों ने सिर्फ मुस्लिमों को वोट बैंक समझा, जाति बिरादरी की बात की, आरक्षण की बात की, और मुस्लिमों का इन्होंने भला नहीं किया जी। मैं एक सत्य बोल रहा हूँ पार्टी की लाइन से अलग होकर, कि बीजेपी की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन सत्य यह है कि मुस्लिमों को उनको बेचारा समझा, उनको गलतफहमी में रखा, और हिंदू से डरा कर उनको सिर्फ वोट बैंक समझा। जो चीज़ अब दूर हो रही है सब लोग समझ रहे हैं, और आगे आने वाले लोग भी इनके बहकावे में नहीं आएंगे। अभी चुनाव भी आने वाला है, मेरा ये भी सबसे निवेदन रहेगा कि अपने खुले दिमाग से किसी भी पार्टी को, किसी भी झंडे को, किसी भी निशान को, व्यक्ति का आचरण देखें, उसका आचरण कैसा रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कैंडिडेट खड़ा हो रहा है वो कितना जन सुलभ है। क्या आप उसके विधायक सांसद बनने के बाद में उससे मिल सकते हैं, या इस वट के साथ आपको नहीं मिलने दिया जा रहा, ऐसा होगा। जो व्यक्ति आपसे मिल नहीं सकता वो आपकी बात कहाँ सुख दुख में साथ उठाएगा। जो आपके साथ जुड़ा हुआ है, खड़ा हुआ है सुख दुख में, वही आपका साथी है, वही आपको अमूल्य वोट देना चाहिए। जी बिल्कुल जी। तो जैसे सर अभी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री हमें मिले हैं नयाब सिंह सैनी जी, आखिरी वक्त में बीजेपी में उलटफेर की गई है और नयाब सैनी जी को मुख्यमंत्री पद का सौंपा गया, जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो उनके नेतृत्व में राज्य कितना आगे बढ़ेगा सर? देखिए, मुख्यमंत्री नयाब सैनी जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हालांकि खट्टर साहब भी अच्छा काम कर रहे थे, अब पार्टी ने क्या सोचा ये अंदर की बातें हैं, लेकिन अनुमान ये है कि किसानों का आंदोलन शायद, और ये जो पहलवान रहे हरियाणा के, उनका आंदोलन शायद, अनुमान है, अनुमान गलत भी हो सकता है, ये आकलन है, शायद इस वजह से कुछ परसेंटेज वोटों में फर्क पड़ता, इसलिए खट्टर साहब को साइड कर दिया गया। हालांकि काम वो भी अच्छा कर रहे थे, और सैनी साहब भी अच्छा काम करेंगे, बड़े मजबूत सिपाही हैं अपनी पार्टी के, और पार्टी को मजबूत करेंगे, यही हमें उनसे उम्मीद है। हम उनको, हमारा संगठन हार्दिक बधाई देता है उनके मुख्यमंत्री बनने पर। बिल्कुल बिल्कुल सर, जैसे आपने किसान आंदोलन की बात छेड़ी है, किसानों की बात छेड़ी है, तो एक टिप्पणी सर आपकी किसान आंदोलन पे आपकी क्या राय है सर, जो आज भी वो दिल्ली कूच कर दिए हैं किसान? देखिए, मेरा मानना ये है कि किसान या जवान में सेना है, फौज है, सिपाही हैं, पुलिस है, हमारे किसान भाई हैं, इनको आपस में लड़ाने की जो राजनीति चली है उससे बचना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए, और किसानों की बात पार्टी को, कोई भी सत्ता में दल है उसको उठाना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें हिंदुस्तान के सारे किसान हैं, कुछ मुट्ठी भर किसान मुझे जरूर लग रहे हैं, लेकिन उनकी बात को भी सुनना चाहिए। और पहले भी मैं कई बार कह चुका हूँ, एक स्वतंत्र चुनाव आयोग की तरह एक स्वतंत्र किसान आयोग गठित किया जाए, जिसमें नेता नगरी ना होकर किसानों के जो नुमाइंदे हैं, जो किसानों का नेतृत्व करते हैं अलग अलग तरीके से, उनके लोग हों, और कुछ राजनीतिक लोग हों, जो साथ में मिलकर किसानों के भले के लिए न्यूनतम वेतन मूल्य, जो एमएसपी की बात चल रही थी, उसको डिसाइड करें, और लगभग कुछ फसलों को छोड़कर सब पर ये दी जानी चाहिए। कुछ पर दी भी हुई है, पंजाब में तो अधिकतर पर दी हुई है, लेकिन जिस स्टेट में नहीं है, जिस स्टेट में नहीं है वहाँ के किसान बोल नहीं रहे, जहाँ दी हुई है वहाँ किसान बोल रहे हैं, समझ से परे है। तो सरकार को किसानों के भले के लिए कदम उठाना चाहिए और किसानों की बात सुनना चाहिए। जी, किसान अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन जब वो अपनी मांग कर रहे हैं, धरने पर बैठे हुए, तो उनके रास्ते में कील लगा दिए जाना, सीमेंट डाल दिए जाना, इस पे ये कितना उचित है सर? ये सरासर गलत है जी। और किसान तो बहुत सीधा भोला भाला होता है, उसे कहाँ टाइम होता है इन चीजों का कि हर एक इंसान को, हर एक को अपनी बात रखने की, अपनी मांग रखने की, प्रोटेस्ट करने की राइट है। हर एक को राइट है, हर व्यक्ति को है, लेकिन कुछ आपके जो अधिकार हैं, आपके कुछ कर्तव्य भी हैं। आप अधिकारों की बात करते हैं, अपने कर्तव्यों का भी ध्यान रखें, और कर्तव्य अधिकार उनके भी हैं जिनको आप रोक रहे हैं, जो सुबह डेली अपना जॉब के लिए निकलते हैं, कारोबार के लिए निकलते हैं, आने जाने वाले व्यक्ति को परेशानी नहीं होना चाहिए, उनका आप रास्ता रोक देते हैं, तो उनकी बातों का भी आप याद रखिएगा। और ये बर्ताव इस तरीके से करना कि कटीली चीज़ें और रोड, वो सारी चीज़ें, वो बिल्कुल बड़ी गलत है, जो हिंदुस्तान के लिए कई बार तो ये लगता है कि कहीं शायद ऐसा तो नहीं है, हालांकि ये शायद गलत हो तो सही है कि बाहर से फंडिंग तो नहीं हो रही, किसानों को बरगलाया तो नहीं जा रहा जी, बिल्कुल। इस सरकार को अपदस्थ करने के लिए, डाउनफॉल करने के लिए कहीं ऐसा कोई स्कीम तो विदेशी नहीं चल रहा, कोई विदेश, चाहे चीन हो चाहे पाकिस्तान हो, तो उनके बातों में ये शायद है, कोई पक्की बात नहीं है, लेकिन उनकी बातों पर नहीं आना चाहिए, और किसानों को संतुलित रूप से अपना विरोध प्रकट करना चाहिए, और सरकार को भी उनकी बात मानना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बहुत जी, आपका हमारे चैनल में हमारे दर्शकों को अपनी शुभ राय देने के लिए।
तो धन्यवाद। ये थी ठाकुर युवराज सिंह जी की राय, और आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें जी10 न्यूज़।